अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। आगाज़ करते हैं अफसोसनाक खबर से। कराची से पिकनिक मनाने के लिए किंजर झील जाने वाले ख़ानदान पर क़यामत टूट पड़ी। तफरी का सफ़र मौत के सफ़र में तब्दील हो गया। झील में कश्ती उलटने से 12 से ज़ायद अफराद डूब गए। 6 ख़वातीन और 1 बच्चे समेत 8 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जिला ठट्टा की किंजर झील में अफसोसनाक वाकया। कराची से पिकनिक के लिए जाने वाले खानदान पर कयामत गुजर गई। नूरी जाम तमाची के मज़ार पर जाते हुए कश्ती उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत मुताद्दिद अफराद सवार थे। 13 लोग इनमें सवार थे, जिसमें से 12 खवातीन थी और 1 अडल्ट था। इनमें से एक छोटी बच्ची भी थी, प्रॉबेबली 1.5 साल की। 3 इसमें से सर्वाइवर्स हैं जो कि अपना ठीक है। 3 लोग ऐसे हैं जो अभी तक पानी में हैं। लाशों और जिंदा बच जाने वाली बच्ची को सिविल अस्पताल मकली पहुंचा दिया गया है। अभी हमारे पास 7 जो है ना बॉडीज आई हैं, उसमें से जो है ना 5 जो है ना खवातीन जो वो डेड हैं। 1 बच्ची है, छठी है, वो भी डेड है। बाकी 7वीं जो है ना वो फीमेल हमारी जो है ना अभी अल्लाह का शुक्र है वो अलाइव है। उनके हम जो है ना पूरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनका। हुक्काम के मुताबिक हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक कराची के इलाके महमूदाबाद से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने वाक़े की तहकीकात और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम का हुक्म भी दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए DC ठट्टा से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध ने मुतासरा खानदान से हमदर्दी का इजहार किया। किंजर झील में कश्ती उलटने का अफसोसनाक वाकया। रेस्क्यू एहलकारों ने झील से एक और लाश निकाल ली है, जिसके बाद जहां बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई है। आपको बताएं, किंजर झील में कश्ती उलटने का अफसोसनाक वाकया। रेस्क्यू एहलकारों ने झील से एक और लाश निकाल ली है, जिसके बाद जहां बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 9 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। आपको बताएं, मुतासरा खानदान का ताल्लुक कराची के इलाके महमूदाबाद से है, जबकि वज़ीर आला सिंध ने नोटिस भी ले लिया है और रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं सबा के नुमाइंदे ज़ुहैर अली से। ज़ुहैर अली, एक और लाश निकाली गई है और अब जहाँ बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बताइए। हाँ जी बिल्कुल, कराची से आई हुई बदकिस्मत फैमिली जो थी किंजर झील पे नूरी जान तमाची के मज़ार पे जा रही थी कि रास्ते के अंदर उनकी कश्ती ओवरलोड और तेज़ हवाओं के होने के बाद जो है वो कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे के अंदर अब तक जो है वो 9 अफराद जो हैं उनको निकाल दिया गया था, जिसमें से 8 खवातीन और 1 बच्ची बताई जा रही है कि जांबाक हो गए हैं और जबकि 3 अफराद की तलाश मजीद जारी है। ये वजह इसकी जब जाने की कोशिश की गई तो इंतजामिया का यही कहना है कि ज़्यादातर जो है ये कश्ती के अंदर जो 8 अफराद को बिठाया जाता है, जहाँ पे इन लोगों ने 14 अफराद को सवार किया था। टोटल जो चनेसर गोट महमूदाबाद के हैं, जिन्हें 25 अफराद थे जो किंजर झील आए थे, लेकिन एक कश्ती जो थी वो हवाओं के तेज और ओवरलोड होने के बाद और ये हादसा पेश आया है और 9 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जबकि 3 अफराद की तलाश अब भी जारी है। ज़ुहैर अली, अपडेट किया, शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। शुगर इंक्वायरी कमीशन और तहकीकाती रिपोर्ट को कालादम करार देते हुए मुतालिका इदारों को गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अदालत ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि काबीना में गैर मुंतखब अफराद की कोई गुंजाइश नहीं। एहतसाब के लिए मुशीर रखना नैब के गैर जानिबदाराना किरदार को मशकूक बनाता है। इरफानुल हक की रिपोर्ट। शुगर इंक्वायरी कमीशन कानूनी है, न उसकी रिपोर्ट की कोई हैसियत। कमीशन की तश्कील और नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने काबीना में गैर मुंतखब अफराद की शमूलियत को भी मुतनाज़ा करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि पार्लिमानी निज़ाम में गैर मुंतखब अफराद की कोई गुंजाइश नहीं। एहतसाब के लिए गैर मुंतखब मुशीर की मौजूदगी नैब के किरदार को मशकूक बनाती है। अदालत ने हुकूमती इदारों को मुशीर के लिखे खतूत पर अमल दरामद करने से भी रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट ने नैब, FBR और FIA को हुक्म दिया कि अलग अलग और गैर जानिबदाराना तहकीकात करें। खोज लगाया जाए कि किसी को गैर कानूनी या नाजायज सब्सिडी तो नहीं दी गई, किसी हुकूमती ओहदेदार ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल तो नहीं किया। FBR रेवेन्यू और टैक्स चोरी, जबकि FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन के तहत इंक्वायरी करें। अदालत ने SECP और स्टेट बैंक को गुज़िश्ता रिपोर्ट से मुतासिर हुए बगैर अपनी जिम्मेदारी अदा करने का भी हुक्म दिया। कानूनी माहिरीन अदालती फैसले को हुकूमत के लिए बड़ा धचका करार दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का कहना है कि हुकूमत कानूनी मशावरत के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला करेगी।
कैमरामैन मोहसिन अली के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। पेशावर में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद चीनी 70 रुपए मिलना नामुमकिन हो गया। परचून मार्केट में फी किलो कीमत 100 से 110 रुपए तक पहुंच गई। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत चीनी के मुनाफाखोरों को कंट्रोल करने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी अवाम को रिलीफ ना दे सके। 70 रुपए किलो में चीनी क्या फरोख्त हो, नर्ख बढ़ते गए। अब तो सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली, शहरी परेशान। यहाँ पे 4620 रुपए का बोरी मिल रहा है और रिटेलर जो है वो 52 रुपए 100 रुपए किलो बेच रहे हैं। पहले हम 5 किलो चीनी लेकर जाते थे, अभी हम 1 किलो या आधे किलो लेकर जाते हैं। दुकानदार मलबा शुगर मिलों पर डाल रहे हैं, जहाँ से चीनी महंगी मिल रही है, जबकि कई एक ने चीनी दुकानों पर रखना भी छोड़ दी है। पहले 3000 का बोरी था, अभी तकरीबन 4600 का बोरी पड़ता है। हमको मिलता है ऊपर से पंजाब से। अभी चीनी में लेने गया, चीनी इतना महंगा है, मैं नहीं लेके आया। क्यों? यहाँ लोग बोल रहे हैं यार चीनी बहुत महंगा बेच रहे हो। ज़िले इंतज़ामिया तो चापों में मसरूफ़ है, मगर इससे भी महंगाई कम ना हो सकी। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। चीनी माफिया बेलगाम। लाहौर और कराची में चीनी महंगे दामों फरोख्त। लाहौर में कीमत 100 रुपए तक जा पहुंची, जबकि कराची में भी 100 से 105 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। तफसीलात जानते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद लुकमान, जबकि कराची से हमारा साथ देंगे अशरफ खान। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं, मोहम्मद लुकमान से बात करेंगे। मोहम्मद लुकमान, यहाँ पर चीनी माफिया जो है वो बेलगाम नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, चीनी की जो सरकारी कीमत है वो 70 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन जो बिक रही है बड़ी अजीबोगरीब बात है, वो 95 से 100 रुपये किलो तक लाहौर में बिक रही है। और कई ऐसे मुजाफाती इलाके भी हैं जहाँ 105 तक भी बिक रही है। दुकानदार जो है उनका बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जी अब अकबरी मंडी से उन्हें महंगी मिलेगी तो वो भी महंगी बेचेंगे। इसका मेरे साथ एक दुकानदार, उनसे खुद बात कर लेते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं, क्या छापे पड़ रहे हैं, क्यों वो इतनी महंगी चीनी बेच रहे हैं। अशरफ, इतनी महंगी क्यों चीनी बेच रहे हैं आप? सर जी 49 पे हमें पड़ रही है किलो, तो हम 95 रुपये बेच रहे हैं। अब जो हमसे लेके जाते हैं 4600 का तोड़ा, उन्हें आगे जाके 100 रुपये बेचनी है। ये पीछे से ही चीनी महंगी आ रही है। अच्छा, छापे पड़ रहे कोई? जी छापे पड़ रहे हैं, मिनिस्ट्रेट आते हैं, मगर इस चीज़ पे हर कोई रिक्वेस्ट करता है कि छापा मारें या मिनिस्ट्रेट आगे चलान करे। उस सूरत में करेगा कि हमें कहीं से 70 रुपये चीनी लेके दे। हम दुकानदार 68 रुपये लेके चीनी ख़रीद के 70 रुपये बेचने को तैयार हैं, मगर मिले तो सही। यहाँ 70 मिल के भी नहीं किया ना कि बंदा 70 रुपये चीनी दे रहा है तो हम 70 ही बेच दें। कहीं से है ही नहीं। 80 भी चीनी नहीं मिल रही, 90 भी नहीं मिल रही। 93 रुपये चीनी लेके खरीद करके तो 95 बेच रहे हैं। ठीक है मोहम्मद लुकमान, आपने हमें अपडेट किया। इस वक्त कराची में भी जो 100 से 105 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही चीनी, इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। अशरफ से भी बात करेंगे। आपको बताएं, चीनी माफिया बेलगाम। लाहौर और कराची में चीनी महंगे दामों फरोख्त हो रही है। लाहौर में कीमत 100 रुपये तक जा पहुंची है, जबकि कराची में भी 100 से 105 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रही है। अशरफ, बताइएगा इस हवाले से। जी अगर बताएं, इस वक्त हम जोड़िया बाजार में मौजूद हैं। यहाँ जो सर्वे किया है इसमें 93 रुपये फ़ी किलो चीनी मिल रही है और यहाँ पे इसके बाद जो खरीदार यहाँ से चीनी लेके जाते हैं तो कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में 100 से 105 रुपये तक की फ़ी किलो चीनी पहुँच गई। ये आज की बात नहीं है, तकरीबन 2 से ढाई महीने में जो चीनी है होलसेल बाज़ार में 17 रुपये महंगी हुई है, जबकि रिटेल की बात करें 20 से 25 रुपये महंगी हो चुकी है। इसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखें कि ये महंगाई की रफ्तार मुसलसल बढ़ रही है। सिर्फ चीनी नहीं, दीगर अशिया भी महंगी हो गई हैं। और सबसे अहम पॉइंट अगर हम देखें चीनी का, जो शुगर मिल्स हैं वो मुसलसल कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। और तलब और सप्लाई की जो बात करें तो पाकिस्तान में जो तलब से ज़्यादा जो है सप्लाई होती है, यानी चीनी की जो पैदावार है बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है। इसके बावजूद कीमतों में इजाफा एक सवालिया निशान है। यहाँ डीलर से भी बात हुई, उनका ये कहना है कि हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत इनके खिलाफ एक्शन ले। शुगर मिल्स मुसलसल कीमतों में इजाफा कर रही है, 1-2 रुपये नहीं 20 रुपये इजाफा कर चुके हैं फ़ी किलो पे। उसका इम्पैक्ट आवाम पे आ रहा है। अजनास की कीमतें जब बढ़ती हैं तो महंगाई की रफ्तार बढ़ती है, ये स्टेट बैंक का कहना है। और तमाम, अगर आप आटे की बात करें, चीनी की बात करें, चावल की बात करें, सब की कीमतें बढ़ गई हैं। इसकी वजह यह है कि मुतलका इदारे मौजूद हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है।
ठीक है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हमारे नुमाइंदगान कराची से अशरफ खान और लाहौर से मोहम्मद लुकमान में अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चीनी की कीमतें बढ़ी तो एफबीआर ने शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया। 27 मिलों को नोटिस देते हुए 5 साल का डेटा मांग लिया। कितना गन्ना खरीदा, कहां से खरीदा, क्या भाव लिया, कितनी चीनी बेची और खाम माल पर कितना खर्च हुआ। एफबीआर कराची यूनिट ने 27 शुगर मिल से डाटा तलब कर लिया। जुलाई 2020 तक तमाम सेल्स और इनकम टैक्स का भी रिकॉर्ड मांगा गया है। एफबीआर की जानिब से किए गए ऑडिट में खरीदो फरोख्त में फर्क का इंकशाफ हुआ था। शुगर मिल्स को खरीदे गन्ने, खाम माल की तफसीलात देना होंगी। गन्ने और केमिकल समेत तमाम खरीदारी की रसीदें भी तलब की गई हैं। एफबीआर के मुताबिक बाद शुगर मिलों ने तवील मुद्दत की सरमायाकारी कर रखी है। इन्वेस्टमेंट समेत विद होल्डिंग टैक्स की मद में कटौती पर एडजस्टमेंट और टैक्स क्रेडिट क्लेम का डाटा भी देना होगा। अशरफ खान, समा, कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची समेत सूबे की बेहतरी के लिए वफाकी वज़रा से मुलाकात की तस्दीक कर दी, ताहम वाज़े किया कि अभी कोई कमेटी नहीं बनी और बनेगी भी तो सूबाई और वफाकी नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी। सियासी जमातों को एग्जीक्यूटिव पावर्स देने की बातें गलत करार दे दी। सिंध को माँ करार देते हुए बोले कि इसके टुकड़े करने की बात करेगा तो हम उसके आगे खड़े होंगे। मेरे ऊपर दबाव किसी का नहीं है। मेरे साथ किसी मीटिंग में ना 149 का जिक्र 234 को है, ना 235 का हुआ। मुराद अली शाह के साथ कोई हुज्जत कर सकता है कि वो आइन के खिलाफ कोई बात करे, उसको वैसे ही जवाब मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। सिंध हमारी माँ है, माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जीक्यूटिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास किसी के साथ शेयर नहीं होगी। बड़ा क्लियरली कहता हूँ, जिसके दिमाग में ये फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। एग्जीक्यूटिव रोल में पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव रोल हुकूमतों का काम है। क्लियरली कह रहा हूँ, यस बातें हुई हैं कमेटीज बनने की, अभी कोई कमेटी बनी नहीं है। वो कमेटी बनेगी तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होगी। इनका कसूर इसलिए नहीं है कि इनको ना काम करना आता है ना ये काम कर सकेंगे, तो ब्लेम किसी को करना है, अपने आप को तो नहीं करेंगे। जो मुझसे मिलना चाहे मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे एक बार नहीं, दिन में 3 बार बुलाएंगे, मैं 3 बार उनके पास हाजिर हूँगा सूबे के खातिर। खुर्रम शेर जमान का कहना है कि आइन की किताब में जो लिखा है वो मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो को मालूम है। पीटीआई रहनुमा ने पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने को शहर की बेहतरी के लिए कड़वा घूंट करार देते हुए कहा कि ये आखिरी ऑप्शन है। फिर भी कुछ नहीं हुआ तो डंडा हमारे पास मौजूद है। बातों से टाई लगा के वाइट कॉलर की शर्ट पहनकर, एक कोट पहनकर मुराद अली शाह साहब काम नहीं होगा। अब आपको ग्राउंड पर आना पड़ेगा, अब आपको लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। कड़वा घूंट पी के इस शहर कराची की खिदमत करना चाहते हैं। जो वोट हमें मिला है आवाम का, आवाम के हाथ हमारे गरीबानों तक पहुँच गए हैं और इन वजूहात की बिना पर ये आखिरी मौका जो है वो हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शंस हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। जो आइन के अंदर ऑप्शंस हैं, जो आइन आपको इजाज़त देता है, जो किताब के अंदर लिखे हुए हैं, वो ऑप्शंस बहुत अच्छे तरीके से मुराद अली शाह साहब भी जानते हैं और बिलावल जरदारी भी जानते हैं। उनको 100% इस्तेमाल किया जाएगा। कल को जिनको हम बुरा कहते थे आज उनके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि इस शहर का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। कराची किसका हिस्सा है, सिंध या पाकिस्तान का? एमक्यूएम पाकिस्तान ने नई बहस छेड़ दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची को सिंध का हिस्सा करार देने पर सवाल उठा दिए। समा के प्रोग्राम सवाल में कहा, किसकी इजाजत से कराची को सिंध का हिस्सा करार दिया गया? हमारी धरती माँ पाकिस्तान है और कराची पाकिस्तान का दारुल खिलाफा था। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जिस दिन पाकिस्तान बना था उस दिन कराची सिंध का हिस्सा नहीं था, बल्कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफा था। कोई ये बताएगा सिंध हुकूमत समेत कि कराची को किसकी मर्जी से सूबा सिंध का हिस्सा बनाया गया? क्या इस हवाले से कोई मैंडेट लिया गया है, कोई रेफरेंडम किया गया है, किसी असेंबली ने कोई बिल पास हुआ है, अक्सरियत ने फैसला किया? किसने फैसला किया? आमिर ने फैसला किया, याया खान ने फैसला किया? इसके फैसले की क्या वक़्त है? ये फैसला दरअसल गैर कानूनी, गैर आईनी इतराज़ तो कराची के लोगों को होना चाहिए कि उनको किससे पूछ के सिंध के हवाले किया गया, कि क्या लीगल हैसियत है जिसके तहत कराची को सिंध के हवाले किया गया। हम ये समझते हैं कि धरती माँ पाकिस्तान सूबे मुल्क नहीं है, सूबे
एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, वो भी आबादी के साथ साथ तकसीम होने चाहिए। आप क्या कौम परस्तों और इस नस्ल परस्त सूबाई हुकूमत के कहने पर ये मुल्क सूबों को मुल्क का दर्जा देने लगेंगे? इसकी भी हद होती है, एक हद हो चुकी है और इस हद को पार ना किया जाए। बल्दियाती ऑर्डिनेंस 2013 मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए सिफारिशात चंद रोज में वफाकी हुकूमत को देंगे। वो नॉर्थ नाजमाबाद में सड़क के इब्तिदा के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ने अमेंडमेंट्स जमा करानी है सिंध गवर्नमेंट को, मेरे ख्याल में पीटीआई ने जमा करा दी है। तो उस मीटिंग में ये भी डिस्कशन में आया कि 2013 का SLGA जो है वो टोटली फेल हुआ है, उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है और वो अमेंडमेंट इंशाल्लाह 2-4 दिन में मैं भी गवर्नमेंट को देने जा रहा हूँ। अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इसमें सबके साथ मुशावरत करे और उसमें SLGA 2013 को अमेंड किया जाए। बात करते हैं तोशाखाना रेफरेंस की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई। आसिफ अली जरदारी समेत 4 मुल्जिमान पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 25 अगस्त तक मौखर कर दी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। तोशाखाना रेफरेंस यानी बैरून मुल्क से तोहफे में मिलने वाली गाड़ियों के गैर कानूनी हसूल का केस। बड़े साहब की मुश्किलात में मजीद इजाफा। एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म लगेगी। आइंदा समात पर चारों मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने तोशाखाना रेफरेंस की समाअत की। कोरोना के खतरे के बायस आसिफ अली जरदारी N95 मास्क और फेस शील्ड लगाकर अदालत में पेश हुए। वकील फारूक नायक ने आइंदा समाअत पर आसिफ जरदारी को इस्तिस्ना देने की इस्तदा की, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए फर्द जुर्म के बाद इस्तिस्ना दे देंगे। अदालत ने हाजिरी यकीनी बनाने के लिए आसिफ जरदारी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद को 20-20 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत आसिफा भुट्टो और बिलावल भी वालिद के हमरा कमरा अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने 5वें मुल्ज़िम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 25 अगस्त तक मौखर कर दी। वकील सवाई जहांगीर जदून ने बताया कि मियां साहब को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज है। हाई कोर्ट की समाअत तक कार्रवाई मुलतवी की जाए। अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए करार दिया कि नवाज शरीफ से मुतालिक 25 अगस्त तक कोई हुक्म जारी नहीं किया जाएगा। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी से खिलाफ कानून तोशाखाने से गाड़ियाँ हासिल करने, जबकि अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद पर जाली अकाउंट से उन गाड़ियों की ड्यूटी अदा करने का इल्जाम है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। बिलावल जरदारी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत के बाद पुलिस के सलूक पर एहतजाज किया। इल्ज़ाम लगाया कि धमकियां दी जा रही हैं कि मैं भी लाइन पर आ जाऊं, सारी बातें मान लूं, लेकिन हम दबाव में नहीं आएंगे। फारूक नायक साहब जो सदर जरदारी साहब का लॉयर है, उनको कोर्ट में जाने दिए नहीं दिया। क्या ये आजाद रियासत में होता है? सुप्रीम कोर्ट के वकला से क्या छुपाने की कोशिश की गई? आपका क्या खौफ है, क्या डर है? क्या आप सदर जरदारी साहब से इतना डरते हो? मेरे साथ और मेरे खानदान के साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रही हैं। हमें धमकियां दी जा रहे हैं कि हम भी लाइन में आ जाए, स्क्रिप्ट को फॉलो करें, हम भी माने, 18th अमेंडमेंट में तरमीम हो, NFC अवार्ड में चेंजेस हो, इस हाउस से काला कानून पास हो। अगर मैं अपना मौकिफ से नहीं हटता हूँ तो मेरे वालिद के साथ, मेरे पार्टी वर्कर्स के साथ इंतकामी सलूक किया जाएगा। लेकिन हम आपके दबाव की वजह से अपना मौकिफ नहीं चेंज करेंगे। आप करें जो आपने करना है। मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है, कर लो। 18वीं तरमीम पे, 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। इस हाइब्रिड रजीम का भी एंड होना है। जाली जमहूरियत नहीं चलेगा। आसिफ जरदारी की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के बायस सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में रही। जियाले वकला की पुलिस से मामूली खींचातानी हुई। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत में बड़ी पेशी पर सिक्योरिटी के बड़े इंतजामात, जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी की पेशी पर खुसूसी सिक्योरिटी प्लान, 1000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकारों ने फराइज अंजाम दिए। जुडिशल कम्प्लेक्स की तरफ सड़कें रुकावटें लगाकर बंद, पुलिस ने वकला को रोका तो हाथापाई भी हो गई।
समाअत के दौरान गैर मुतल्लका अफराद को जुडिशल कम्प्लेक्स में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। पहली बार प्रोसिक्यूशन टीम की हिफाजत के लिए नैब पुलिस भी लगाई गई। 10 एहलकार मौजूद रहे। बड़े साहब से इजहार यकजहती के लिए साहबजादे बिलावल भुट्टो के अलावा फरहतुल्लाह बाबर, कमर जमान कायरा, राजा परवेज अशरफ, रहमान मलिक और दीगर रहनुमा भी अदालत आए। वकला को रोकने पर जाली रहनुमा शहरी रहमान ने सख्त बरहमी का इजहार किया। नैब ने मदु किया ना जरदारी साहब को, फिर रास्ते भी सारे बंद किए। पीपल्स लॉयर फोरम को भी कहीं नहीं जाने दिया। G11 के नाके पर लोगों के कपड़े फाड़े हैं। मेरे साथ वर्कर खड़े थे जिनके कपड़े फाड़े गए, तशद्दुद हुआ उनके साथ। कमरा अदालत में रश लगा तो बिलावल भुट्टो बोले, रश न लगाएं, कोरोना का खतरा अब भी मौजूद है। हामी वकला और पार्टी रहनुमाओं को बाहर जाने का कह दिया। बाहर आकर रहनुमाओं का कहना था बहुत गर्मी है और कोरोना SOPs का भी ख्याल रखना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है नवाज शरीफ को सिर्फ महदूद मुद्दत की जमानत दी थी, वो मुल्क से बाहर चले गए और अदालत से इजाजत भी न ली। जबकि ECL से नाम निकाले जाने का अदालत को ना वफाकी हुकूमत ने बताया ना ही नैब ने। तोशाखाना रेफरेंस में बजरिया इश्तेहार तलबी पर समाअत के हुक्मनामे में कई अहम सवालात उठ गए। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। मियां नवाज शरीफ इस वक्त जमानत पर हैं या मफरूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस में बजरिया इश्तिहार तलबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में सवाल उठा दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत ने नवाज शरीफ को महदूद मुद्दत की जमानत पंजाब हुकूमत की फराहम करदा मेडिकल रिपोर्ट्स के पेश नजर दी। ECL से नवाज शरीफ का नाम भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं बल्कि विफाकी काबीना के फैसले पर निकाला गया। अदालत आलिया ने कहा विफाकी हुकूमत या नैब किसी ने भी नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने से मुतालिक अदालत को आगाह नहीं किया। जमानत में तोसी देने की मजाज पंजाब हुकूमत थी। अगर तोसी नहीं मिली तो नवाज शरीफ ने सरेंडर करना था। नवाज शरीफ अदम तोसी का फैसला चैलेंज भी कर सकते थे। ऐसा किया गया या नहीं? अदालत का कहना था नवाज शरीफ के वकील दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक मुतमय्यन नहीं कर सके। इस हवाले से वकील की इस्तदा पर 2 रोज की मोहलत दे दी गई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत के फैसले की हद तक तो मुल्ज़म बज़ाहिर इश्तिहारी हो चुका। देखना यह है कि सजा मुअत्तली अभी तक बरकरार है या नहीं। अदालत ने जमानत का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत जुमेरात 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। नैब ने शहबाज शरीफ फैमिली पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस एहतसाब अदालत के एडमिन जज के रूबरू दायर किया, जो जांच पड़ताल के बाद मुतल्लिका अदालत में भेजा जाएगा। रेफरेंस में शहबाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज समेत 16 अफराद को मुल्ज़िम नामजद किया गया है। रेफरेंस में इल्ज़ाम लगाया गया है कि शहबाज शरीफ ख़ानदान ने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ ख़ानदान ने असासे बनाए जो उनकी आमदन से ज़ायद हैं। इसी रेफरेंस में मुश्ताक चीनी, फजलदाद, कासिम क़य्यूम और आफ्ताब पहले ही गिरफ्तार हैं, जबकि हमजा शहबाज जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत ले चुके हैं। मरियम नवाज ने मुल्क की सियासत में एक बार फिर मुतहर्रिक होने का फैसला कर लिया। नून लीग की नायब सदर एहतजाजी जलसों और रैलियों की कमान खुद संभालेंगी। अपोजिशन को मुत्तहिद करने में भी अपना किरदार अदा करेंगी। लाहौर से आरिफ मलिक की रिपोर्ट। आज अगर झूठे इल्जामों में मुझे बुलाया है तो मेरे जवाब से। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा राय के बाद मरियम नवाज शरीफ ने खामोशी तोड़ दी। सियासी और मजहबी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें, एहतजाजी जुलूसों और रैलियों की क़यादत भी करेंगी। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात करके उन्हें अपने आइंदा लाएअमल से आगाह करेंगी। वो अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके उन्हें मुत्तहिद करने की कोशिश भी करेंगी। लीगी ज़राए का कहना है कि मरियम नवाज ने अब घर न बैठने का इरादा कर लिया है। अदालत या नैब ने बुलाया तो वो पेश होकर अपना मौक़िफ़ भी देंगी। आरिफ मलिक, समा, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं नैब ने उन्हें बतौर मुल्ज़िम नहीं बल्कि बतौर गवाह तलब किया है। जिसका दामन साफ हो उसे डरने की ज़रूरत नहीं। नून लीग की उस्मा बुखारी बोली, क्या ही अच्छा होता कि नैब इस मामले के बजाय पहले बुज़दार साहब को आटे और चीनी के मामले पर बुलाता। कैसा जुर्म और कौन सा इल्जाम? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू में वजाहत। कहा नैब में जिस तरह पेश हुआ वो सब ने देख लिया। नैब ने मुझे बतौर मुल्ज़िम नहीं बुलाया, मुझे बतौर गवाह बुलाया और मुझे जितने भी सवालात दिए हैं मैं उन सब का जवाब दूंगा, उनको सेटिस्फाई करूंगा। ये मेरी ड्यूटी है। मैंने जो कुछ किया तो उसका तो जवाब मैं खुद दूंगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने उस्मान बुज़दार की बातों की तायीद की। समा से गुफ्तगू में कहा वज़ीर आला पंजाब नैब में मुल्ज़िम या मुजरिम की हैसियत से नहीं गए।
उन्हें बुलाया गया है कि हाँ ये आपके डीजी एक्साइज हैं, उनकी तरफ से अगर ये लाइसेंस का ठेका दिया गया, ये लाइसेंस दिया गया है शराब का लाइसेंस, तो उसके हवाले से उनसे पूछ परछ की जाएगी। अगर तो कोई नोटिफिकेशन या कोई लेटर आया हुआ है तो आप दिखा दें कि हाँ ये उन्होंने तस्दीक कर दी है, अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि बुज़दार साहब ने कोई गलत बात नहीं। लेकिन नून लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी ये बात मानने को तैयार ही नहीं। कहती हैं क्या ही अच्छा होता कि नैब पहले उन्हें आटे और चीनी के मामले में बुलाता। ये जो हर मामले में हर एक चीज के अंदर सीएम ऑफिस क्यों मुदाखलत करता है, उसके पीछे क्या वजूहात होती हैं, ये जाननी बहुत जरूरी है। इतनी मासूमियत और शराफत का लिबादा मुद्दा साहब ने ओढ़ा हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता अब चाक होने का वक्त आ रहा है। उज़्मा बुखारी दावा करती हैं कि वो चंद दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ बहुत सी बातों का इंकिशाफ करेंगी। पंजाब के वज़ीर आपाशी और वज़ीर आला आमने सामने। वज़ीर आला ऑफिस में दाखिले से रोकने पर मोहसिन लगारी सीखपा हो गए। उस्मान बुज़दार से तल्ख़ कलामी हो गई। वज़ीर आला को मुखातिब करते हुए कहा कि ख़ुद को क्या समझते हो। नाखुशगवार वाक़े की तफसीलात जानिए नईम अशरफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। खुद को समझते क्या हो, इतने बड़े आदमी हो गए हो। मोहसिन लगारी वज़ीर आला पर चढ़ दौड़े। 13 अगस्त को पंजाब काबीना के इजलास के बाद वजीर आपाशी मोहसिन लगारी उस्मान बुज़दार से मिलने सीएम ऑफिस के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। मोहसिन लगारी के इस्तफसार पर गार्ड बोला, मैं वही करता हूँ जिसका मुझे हुक्म मिलता है। वजीर आपाशी ने दोबारा अंदर जाने की कोशिश की तो इन्हें धक्का दे दिया गया। शोरोगुल पर स्टाफ अफसर ने दरवाजा खोला और फिर मोहसिन लगारी वजीर आला पर बरस पड़े। बोले, कितने रोज से महकमे के सरकारी मामलात डिस्कस करने के लिए वक्त मांग रहा हूँ, लेकिन जब वक्त नहीं मिलेगा तो बताओ किससे बात करूँ। इस सारी गुफ्तगू में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पुरसुकून रहे, ताहम वहाँ मौजूद चंद सियासी शख्सियात ने मामले को रफा दफा करवाया। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान समा से बात करते हुए खबर की तस्दीक या तरदीद करने की बजाय इधर उधर की बातें करते रहे। वजीर आला पंजाब जना एक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है, एक पूरे सूबे का, एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसका वजीर भी एक रिस्पेक्टेबल आदमी है। वजीर आपाशी मोहसिन लगारी ने समा के नुमाइंदे से बात करते हुए वाक़े की तस्दीक की, ताहम बीपर देने से इनकार किया। नईम अशरफ, समा, लाहौर। चेयरमैन नैब की बतौर सरबराह मिसिंग पर्सनस कमीशन अदम पेशी पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक सख्त बरहम। कहा तहरीक इस्तेहकाक लानी चाहिए। रजिस्ट्रार कमीशन ने जान को खतरे का जवाब पेश किया तो चेयरमैन ने खरी खरी सुना दी। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। चेयरमैन नैब क्यों नहीं आए? सेनेट की इंसानी हकूक कमेटी का जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की अदम पेशी पर सवाल। रजिस्ट्रार मिसिंग पर्सनस कमीशन खालिद नसीम ने कहा उनकी जान को खतरा है। जवाब सुनकर अरकान बरहम। बोले, ये तो सियासी जमातों को दहशतगर्द करार दे रहे हैं। कमेटी चेयरमैन मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कमेटी का तमस्खुर उड़ाया जा रहा है। तहरीक इस्तेहकाक लाने की बात भी कर दी। जो नैब लोगों के साथ कर रहे हैं, हम एक सिक्योरिटी रिस्क है कि आप या चेयरमैन नैब कोई हमारे ऊपर गलत मुकदमा बनाए और यहाँ पर आकर आप ये बयान कर रहे हैं कि उनको हमसे सिक्योरिटी रिस्क है। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। सेनेटर साहिबान, मैं तो ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर प्रिविलेज मोशन मूव किया जाए। अपने बयान का सख्त रद्द-ए-अमल देखकर रजिस्ट्रार खालिद नसीम की वजाहत देने की कोशिशें। सर बहस है, उनका ये कहना नहीं था कि जो रास्ते वगैरह भी बंद हैं, दूसरी वजह बता दी कि उनकी आंखों में सर्जरी का भी था, इसलिए भी। कमेटी रुकन बैरिस्टर सैफ ने खुसूसी इजलास बुलाकर चेयरमैन नैब को वजाहत का एक मौका देने की तजवीज दे दी। आयशा रजा फारूक ने मरियम नवाज की पेशी पर नैब और पुलिस के किरदार का मामला भी उठाया। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब के अहम वादा माफ गवाह असलम मसूद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। नैब ने तस्दीक कर दी। असलम मसूद ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बतौर वादा माफ गवाह बयान रिकॉर्ड कराया था। असलम मसूद ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे। उन्हें जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार किया गया था। और आपको बताएं, मुल्क में हफ्तावार महंगाई 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक 15 अशिया ज़रूरिया महंगी जबकि 13 सस्ती हुई। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। कोरोना से बंद रोजगार के दरवाजे खुलने के मुस्बत असरात, महंगाई की शरह में भी कमी आना शुरू हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते 0.22% कमी से महंगाई 4 माह की कम तरीन सतह 7% पर आ गई। एक हफ्ते में 51 अशिया ज़रूरिया में से 15 महंगी जबकि 13 मसनूआत सस्ती हुई। चिकन 20 रुपए किलो सस्ता हुआ और कीमत 130 पर आ गई। टमाटर भी 4 रुपए सस्ते होकर 58 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। दाल, मूंग, माश, अंडे, आलू, केले, जलाने की लकड़ी भी मामूली सस्ती हुई। 11.67 किलोग्राम का LPG सिलेंडर 8 रुपए सस्ता हुआ।
चीनी ने तो मिठास के बजाय जिंदगी में खूब तलखी गोली। वैसे तो 3 रुपए इजाफे के साथ कीमत 96 रुपए हुई, लेकिन हैदराबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में 100, जबकि पिशावर में तो रेट 110 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता हफ्ते प्याज भी 3 रुपए किलो महंगा हुआ और कीमत 45 रुपए हो गई। 20 किलो आटे का थैला एक हफ्ते में 6 रुपए महंगा होकर 1002 रुपए में फरोख्त हुआ, लेकिन कराची वालों को तो यही थैला 1400 रुपए में पड़ा। कौमी इदारों ने पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड तरक्की की। चैलेंजेस के बावजूद माशी सूरत हाल में बेहतरी आई। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कारकर्दगी रिपोर्ट कौम के सामने लाने का ऐलान कर दिया। NHA का अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल की जो परफॉर्मेंस है, मैं कल या परसों तमाम फिगर्स और उसका कंपैरिजन कौम के सामने रखूंगा। पाकिस्तानी जो ज़री मुबादला बेचते हैं उसमें जुलाई के महीने में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला। हमारे रिमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बढ़ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की दुनिया की बेहतरीन दूसरी नंबर पे बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज करार पाई। मूडीज का पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट आई कि आपकी इकॉनमी स्टेबिलिटी की तरफ आप चले गए। पाकिस्तान ने कोरोना की वबा पे काबू पाया, दुनिया तारीफ करने लगी। जब ये बातें हम करेंगे तो जवाब में क्या कहा जाएगा कि हम तो सड़कें बनाते थे। इस माली साल में हैदराबाद सक्कर मोटरवे 306 किलोमीटर काम आगाज करेंगे। लंगर खाना खोल दिया गया, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो गई। अब तनकीद बनती है उन लोगों की तरफ से जिनके पास बहुत है क्या पाकिस्तानी कौम का। इंशाल्लाह पाकिस्तान सही मानों में फलाई रियासत भी बनेगा और इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। और पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। जुलाई 2020 में तरसीलात ज़र 2 अरब 77 करोड़ डॉलर की बुलंद तरीन माहाना सतह पर पहुँच गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट पैगाम में खुशखबरी सुना दी। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट में देखिए। कोरोना ज़दा मुल्की मईशत को ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सहारा दे दिया। जुलाई में एक तरफ टैक्स महसूलात और बरामदात में इजाफा हुआ, दूसरी जानिब तरसीलात ज़र में भी नया रिकॉर्ड बन गया। जुलाई 2020 में बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 74 करोड़ डॉलर इजाफे के साथ 2 अरब 77 करोड़ डॉलर तक पहुँच गयी। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में ये रकम 2 अरब 3 करोड़ डॉलर थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट पैगाम में कहा, तरसीलात ज़र जुलाई 2019 के मुकाबले में 36.5% और जून 2020 की निस्बत 12.2% ज्यादा हैं। ये मुल्क की तारीख में एक माह में भिजवाया जाने वाला सबसे ज्यादा सरमाया है। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई में ईद उल अज़हा के मौके पर तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता दिहाई के मुकाबले में तकरीबन दुगना इजाफा हुआ। सऊदी अरब से सबसे ज्यादा 82 करोड़, अरब अमारात से 54 करोड़, बरतानिया से 39 करोड़, जबकि अमेरिका से 25 करोड़ डॉलर से जायद भिजवाए गए। तरसीलात ज़र बढ़ने की बुनियादी वजूहात में एक्सचेंज रेट का इस्तेहकाम, टेलीग्राफ ट्रांसफर चार्जेस की वापसी और तरसीलात ज़र के बाज़ाब्ता चैनल्स के फ़रोग़ से मुतल्लिक इक़दामात हैं। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। बड़े और आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा बरकरार है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खदशात का इजहार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अवाम की ज़रा सी बेएहतियाती वबा के दोबारा फैलाव का बाइस बन सकती है। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये रिस्क बढ़ जाता है कि कोरोना के केसेस दोबारा से बढ़ना शुरू हो। तो ये एक मुल्क भर का, बल्कि ये एक समझे आलमी मसला है। आपने दूसरे ममालिक में देखा, ईरान में, दूसरे मुल्कों में जहाँ केसेस कम हुए, जब बदएहतियाती हुई या कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे केसेस के बढ़ने में मदद मिली, तो फिर केसेस बढ़े भी। अच्छा सर, मुल्क में दूसरी लहर आने के कितने चांसेस हैं? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर आएगी। इसका इन्हिसार मेरे ख्याल से तकरीबन मुकम्मल तौर पर हमारे एक्शन और हमारी इख्तियार। हुकूमती अहकामात नज़रअंदाज, प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने स्कूल्स खोल दिए। फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा ने सिंध, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों को ज़बरदस्ती बंद कराने का इल्ज़ाम भी लगाया। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा दावा। फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा ने प्रोग्राम नया दिन में कहा, मुल्क भर में स्कूल खोल दिए गए हैं। मॉर्निंग और इवनिंग की 2-2 शिफ्टों के तहत 3 दिन जूनियर सेक्शन और 3 दिन सीनियर सेक्शन की क्लासें होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो तालीमी अदारे हैं उसके मुताबिक जो हैं वो खुल गए हैं। 50% प्लस तालीमी अदारे हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आज स्ट्रेंथ कम भी है तो हमें अपने SOPs के लिए एक जो है वो बहुत आसानी रहेगी इम्प्लीमेंट करने में।
लेकिन पंजाब के निजी स्कूल मालिकान ने काशिफ मिर्जा की बातों को मुस्तरद कर दिया, जबकि 4 सद्दा मालाकंड में एसोसिएशन ने सियासी जमातों के ताउन से स्कूल खोलने का दावा किया है। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने आज़ाद कश्मीर, स्वात, 4 सद्दा मालाकंड, कसूर, गुजरांवाला और रावलपिंडी में स्कूलों को जबरदस्ती बंद करवाने का इल्जाम लगाया है। अंदरून सिंध के अंदर भी कुछ रिपोर्ट्स आई कि उन तालीमी इदारों को बंद जबरदस्ती पुलिस के जरिए करवाया गया। स्वात इंतहाई शर्मनाक वाकया हुआ कि असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया, प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया, हथकड़ियां लगाई गई और हथकड़ियां लगा के गाड़ी में बैठा के सरेआम पूरे शहर में चक्कर लगवाया गया। काशिफ मिर्जा कहते हैं उन्होंने रिट चैलेंज नहीं की, कानून पर अमल किया। आइन के आर्टिकल 25 के तहत 7.5 करोड़ बच्चों के तालीम का आईनी हक इस्तेमाल किया। जो वालिदैन बच्चों को स्कूल ना भेजना चाहें उन्हें घरों में होमवर्क पहुंचा दिया जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि वो गिरफ्तारियां और धमकियां देना बंद करे। सूबाई वजीर बराए स्कूल एजुकेशन मुराद रास ने लाहौर समेत पंजाब भर में निजी तालीमी इदारे खुलने की तरदीद कर दी। कहते हैं ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और काशिफ मिर्जा की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। दानियाल उमर की रिपोर्ट में देखिए। 15 सितंबर से कबल खुलने वाले स्कूल सील कर दिए जाएंगे। स्कूल खुलवाने वाला काशिफ मिर्जा कौन होता है? मुराद रास ने तालीमी इदारों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कौन सी एसोसिएशन, कितनी है, कितने बिल्डिंगों, किसने इलेक्ट किया, किसने सेलेक्ट किया, किसने बनाया उनको, कौन से इलेक्शन हुए? आप उनका नाम लिए जा रहे हैं। कौन है ये आदमी? मुझे तो पता भी नहीं है, आप ऐसे नाम लेते रहे। सूबाई वजीर मुराद रास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो निजी स्कूल मालिकान से मिलकर तुलबा को कोरोना से बचाने के उसूल ज़वाबित तय करेंगे। किस शिफ्ट में स्कूल किस तरह खोलने। एक क्लास जिसमें पहले 30, 40, 50 बच्चे हैं वो पूरी क्लास बुलाई नहीं जा सकती। उसको अब हमने डिवाइड करना है, या तो 2 शिफ्ट्स के अंदर 1 दिन में, या 2 शिफ्ट्स में डिवाइड करना है कि 3 दिन एक क्लास आएगी आधी और 3 दिन वो पूरे हफ्ते का पढ़ेगी और फिर 3 दिन वो आएंगे जो पूरे हफ्ते का पढ़ेंगे। मुराद रास के मुताबिक पंजाब भर में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा की कोरोना वायरस से मुतल्लिक ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया है। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। सिंध हुकूमत ने दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर को 5 माह के बाद ज़ायरीन के लिए खोल दिया। ज़ुहैब सोलंकी रिपोर्ट करेंगे। कलंदर की नगरी की रौनकें लौट आईं और अकीदतमंदों का हुजूम लग गया। 5 माह बाद दरगाह लाल शहबाज खुल जाने से ज़ायरीन खुश हो गए। इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। ऐसे समझते हैं कि शहर में जो है रौनक फिर से बहाल हो गई है। मज़ार पर लोगों की चेकिंग के लिए 80 के करीब पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। दरगाह के दाखिली दरवाजे पर 6 वॉक थ्रू सैनिटाइजर गेट भी नस्ब किए गए हैं। 5 महीनों से दरगाह बंद थी, तो जैसे ही पता चला कि खुला है तो हम सुबह से निकल आए। ज़ियारत करेंगे और इंतज़ाम भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। पुलिस वाले भी ताउन कर रहे हैं, एक आदमी ने वो भी ताउन कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मकामी अफराद कहते हैं कि दरगाह से वाबस्ता अफराद के घरों के बुझे चूल्हे जल उठेंगे। 5 माह कबल मुल्क में मोहलिक वायरस के फैलाव के पेश नज़र तमाम दरगाहें बंद कर दी गई थीं। माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए शहर इक़्तिदार में शॉपिंग बैग्स पर तो धूमधाम से पाबंदी लगी, लेकिन कोरोना की वबा ये पाबंदी भी हड़प कर गई। तफसीलात फरार रब्बानी की रिपोर्ट में। 4 माह पहले प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी, खरीदो फरोख्त गैर कानूनी करार दे दी गई। मगर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कोरोना की वबा क्या फैली, प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स भी फिर से हर तरफ फैल गए। कस्टमर मांगता है, छोटी चीज होती है, कहते शॉपर चाहिए। सफाई की फिक्र ना माहौल की परवाह। खरीदारों को अपनी आसानी तो बस प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स में ही लिपटी दिखाई देती है। इस हुकूमत के जितने फैसले हैं वो अट्रैक्टिव डिसीजन करते हैं, प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं करते। मुशीर बराए माहौलियाती आलूदगी अमीन असलम ने एक बार फिर से पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराने का अज़्म दोहरा दिया। प्लास्टिक बैग्स ने कम बैक किया है कोविड के ज़माने में। पाकिस्तान में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है कोविड की, तो हम इस पर दोबारा इन्फोर्स करेंगे। हमारा लॉ मौजूद है, पेनल्टीज मौजूद है। पहले वाले दावे तो धरे के धरे रह गए। अब इस दावे पर कब अमल दरामद होगा ये देखना बाकी है। अच्छे मंसूबों और मुफीद फैसलों की हद तक तो हुकूमत के नंबर पूरे हैं, लेकिन असल मसला इन पर अमल दरामद कराने का है। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में रिक्शा ड्राइवर ने ई चालान की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। पकड़ा गया तो गुर्बत का रोना रोने लगा। ट्रैफिक पुलिस ने मुलजिम को दस्तावेजात जब्त करके छोड़ दिया। लाहौर से जहांगीर खान की रिपोर्ट। खिलाफ वर्जी से बाज आया, ना ही ई चालान अदा किया। सेंचुरी मुकम्मल हुई तो ट्रैफिक पुलिस ने धर लिया।
मलिक फरहत के नाम पर रजिस्टर्ड रिक्शा सेफ सिटी अथॉरिटी की निशानदही पर डिफेंस वतीन चौक के करीब रोका गया। वार्डन ने रिकॉर्ड चेक किया तो ड्राइवर के 100 ई चालान का नादहिंदा होने की तस्दीक हो गई। उसका नंबर चेक किया तो पता चला जी उसके 100 चालान। उस हिसाब से फिर उन्होंने हमें फौरी तौर पे 15 के जरिए कॉल की, फिर हम उसके पास गए, उनसे जाकर पता किया तो वाकई में उसके 100 चालान पेंडिंग थे। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले रिक्शा ड्राइवर ने 50 से जायद बार एक ही पॉइंट पर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक अहले खाना के साथ होने की वजह से दस्तावेजात जब्त करके चालान अदा करने की यकीन दहानी पर ड्राइवर को छोड़ दिया गया है। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। वक्त इतना है, एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। आप देखते रहिए समा।